नमस्कार विद्यार्थियों, मैं सीमा चारण राजकीय महाविद्यालय सुमेरपुर के YouTube चैनल पर आप सभी का स्वागत करती हूँ। उम्मीद कर रही हूँ कि जो YouTube के माध्यम से वीडियो बनाए जा रहे हैं वो आपके पढ़ाई में अध्ययन में सहायक सिद्ध हो रहे होंगे। आज हम सेकेंड ईयर के सेकेंड पेपर के अंतर्गत फ्रांसीसी क्रांति जो कि 1789 में घटित हुई, उसके महत्व और उसका बाकी विश्व पर क्या प्रभाव पड़ा उसके बारे में चर्चा करेंगे। उसके प्रभावों के बारे में हम बिंदुवार थोड़ी सी बात करेंगे। आप जानते हैं कि 1789 में जब फ्रांसीसी क्रांति हुई तो फ्रांस में राजतंत्र की समाप्ति हो गई और शुरुआत में गणतंत्र और फिर लोकतंत्र स्थापित हुआ। बाद में चाहे नेपोलियन सत्तासीन हो गया, लेकिन इस तरह से कह सकते हैं कि फ्रांस की क्रांति ने पूरी यूरोप ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया को ये रास्ता दिखा दिया कि अगर राजा अत्याचारी है, उसको प्रजा की आर्थिक सामाजिक स्थिति से कोई लेना देना नहीं है, तो प्रजा उसे हटा सकती है और प्रजा की इच्छा से ही कानून निर्मित हो सकते हैं। तो इसके परिणामों में जो सबसे पहला है वो है सामंती व्यवस्था का अंत। लुई 14वें के समय हालांकि सामंती व्यवस्था पर कंट्रोल कर दिया गया था। सामंती व्यवस्था में बच्चों जो सामंत होते हैं वो वंशानुगत होते हैं। सामंत, उसके बाद उसका पुत्र, उसके बाद उसका पुत्र, इस तरह से उच्च पदों पर वंशानुगत नियुक्तियां होती थी और साधारण वर्ग के जो लोग थे वो सामंतों की ज़मीन पर मजदूर के रूप में, वो भी बेगार करके भूमिहीन कृषक के रूप में काम किया करते थे। इन वर्गों को रोजी रोटी भी मुश्किल से मिलती थी। वहीं सामंत वर्ग के लोग, क्योंकि उनके पद फिक्स थे, हटाया उनको जा नहीं सकता था और वंशानुगत रूप से वो सुरक्षित थे, तो इसलिए वे लोग ऐशो आराम की जीवन व्यतीत करते थे, किसानों का भरपूर शोषण किया करते थे। ये आर्थिक दृष्टि से ही शोषणकारी नहीं थी बल्कि अपमानजनक व्यवस्था थी जो सदियों से यूरोप में चली आ रही थी। फ्रांसीसी क्रांति का जो सबसे पहला और महत्वपूर्ण प्रभाव यही था कि फ्रांस में सामंती व्यवस्था हमेशा हमेशा के लिए समाप्त कर दी गई और समानता पर आधारित एक नई व्यवस्था उसकी जगह स्थापित की गई। अगला इस क्रांति का परिणाम है राष्ट्रीयता का उदय। उदाहरण मैं देती हूँ कि जब फ्रांस के राजा लुई 16वें ने फ्रांस से बाहर भागने का प्रयत्न किया तो जनता तो राजा की एक तरह से प्रजा होती है, गुलाम होती है, तो पेरिस में जो है बड़ा ही उदासी का, दुख का वातावरण पैदा हो गया। उसी दौरान एक नवयुवक ने कहा कि लुई या हमारा राजा भाग गया तो क्या हुआ, फ्रांस तो जिंदा है। तो इस तरह से अब लोगों की भक्ति अपने शासक के प्रति नहीं होकर अपने देश के प्रति हो गई और यही चीज़ राष्ट्रीयता कहलाती है। यही राष्ट्रीयता की लहर आगे चलकर पूरे यूरोप में फैली और आखिरकार इटली और जर्मनी एक राष्ट्र के रूप में उदित हुए। इसी कारण दुनिया के नक्शे पर ये दो नए देश इटली और जर्मनी बने। राष्ट्रीयता की इसी लहर ने आगे चलकर स्पेन को नेपोलियन के विरुद्ध संघर्ष के लिए प्रेरित किया। हर देश के नागरिक अपने देश की रक्षा और गौरव के लिए त्याग, बलिदान और संघर्ष की भावना से उठ खड़े हुए। राष्ट्रीयता की भावना से जो देश गुलाम थे, जैसे भारत भी था, आखिरकार आगे चलकर भारत के लोगों में भी यही राष्ट्रीयता की भावना जागृत हुई और इसी जागृति के कारण हम जो है ब्रिटिश साम्राज्यवाद से मुक्त होकर एक स्वतंत्र देश के रूप में अपना अस्तित्व दुनिया के नक्शे पर सामने लेकर के आए। अगला बिंदु है लोकतंत्र का उदय। फ्रांस की जनता ने निरंकुश और वंशानुगत राजतंत्र खत्म कर दिया और उसकी जगह लोकतंत्र की स्थापना की, जो कि जनता के लिए और जनता के द्वारा चुनी गई सरकार होती है। अब इस देश का शासक वर्ग देश के नाम पर नहीं बल्कि जनता के नाम पर शासन करने को अधिकृत था और जनता अपने अगर प्रतिनिधि से संतुष्ट नहीं है, अगर वो उसकी आकांक्षाओं पर खरा नहीं उतर सकता तो उसे हटा सकती थी। अगला बिंदु है मानव अधिकारों की घोषणा। 21 सितंबर को 1791 को जो मानव अधिकारों की घोषणा फ्रांस की क्रांति के दौरान की गई थी, 27 अगस्त 1789 को, इस घोषणा के अनुसार स्वतंत्रता, कानून के सामने समानता, संपत्ति की सुरक्षा, योग्यता अनुसार पद प्राप्ति, पदों के समान अवसर, ये सारे मानव अधिकार के रूप में स्थापित किए गए। ऐसा माना गया कि मनुष्य के कुछ जन्मजात अधिकार होते हैं और इन अधिकारों को कोई भी सरकार उनसे नहीं छीन सकती। ये अधिकार आगे चलकर दुनिया भर में जो डिक्टेटर आए, तानाशाह आए, उनके विरुद्ध चुनौती के रूप में उभरे। अगला बिंदु है सेक्युलर राज्य।
फ्रांस में मैंने बताया कि जो पादरी थे उनको भी सिविल कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द क्लर्जी मानना पड़ता था, राष्ट्र के प्रति न कि चर्च के प्रति निष्ठा की शपथ लेनी पड़ती थी। हर व्यक्ति को फ्रांस में वो चाहे जैसी भी उपासना करे, चाहे कैथोलिक हो, चाहे प्रोटेस्टेंट हो, चाहे यहूदी धर्म को मानने वाला हो, अपनी उपासना पद्धति चुनने की स्वतंत्रता दी गई। और धार्मिक सहिष्णुता फ्रांसीसी क्रांति की एक बहुत महत्वपूर्ण देन है। मध्यकाल में जो राजा का धर्म होता था वो ही प्रजा का धर्म माना जाता था। यहाँ अब सेक्युलर राष्ट्र की अवधारणा आई, ये राजा का धर्म प्रजा का धर्म होगा, ये नियम समाप्त कर दिया गया और मज़हब जो है वो व्यक्ति की व्यक्तिगत विचारधारा से जुड़ गया। इसका अर्थ था सरकार में अब चर्च कोई भी हस्तक्षेप नहीं कर सकेगा। चर्च की संपत्ति पर जिन्होंने किसानों ने कब्जा कर लिया था उन किसानों को भी मान्यता दे दी गई और मज़हब को व्यक्तिगत विषय बना दिया गया। अगला बिंदु है राजनीतिक दलों का गठन। फ्रांसीसी क्रांति में जनता को स्वयं के अधिकार पता चल गए थे, वो राजनीतिक अधिकारों से परिचित हो चुकी थी। शासन करने का दैवीय सिद्धांत यानी कि ईश्वर ने उनको चुना है और वो ईश्वर के प्रतिनिधि है, अब समाप्त कर दिया गया था। अब शासन की बागडोर जनता के हाथ में आ गई थी। तो जनता के जहाँ सामूहिक हित होते हैं वो आपस में मिलते हैं, जुलते हैं, संगठन बनाते हैं और यही संगठन राजनीतिक दलों के रूप में सामने आए। इस कड़ी में फ्रांस में दो प्रकार के दल स्थापित हुए, जैकोबिन दल और जिरोंदिस्ट दल। अब शासन की संप्रभुता जनता में निहित हो गई। ये दोनों ही दल फ्रांस के प्रति भक्त थे, लेकिन शासन व्यवस्था कैसी हो, क्या कानून बनाए जाएं, इनके मामले में इनके विचार अलग अलग थे। हालांकि फ्रांस के प्रति दोनों ही दलों की श्रद्धा अटूट थी। अगला बिंदु है समाजवाद का प्रारंभ। क्रांति में कुलीन वर्ग, सामंत वर्ग और पादरियों के विशेषाधिकार खत्म कर दिए गए। चर्च की संपत्ति किसानों को दे दी गई। समानता का सिद्धांत स्थापित कर दिया गया। सामंती व्यवस्था खत्म कर दी गई और किसान और सामंत के लिए जो अलग अलग कानून थे वो खत्म हो गए। अब दोनों के लिए एक समान कानून खड़े हो गए। अधिकार विहीन समाज और विशेषाधिकार प्राप्त, ये सभी एक जगह आकर खड़े हो गए और जैकोबिन दल मजदूर और किसानों का हिमायती था। और मैंने पैंथियन विद्रोह के बारे में बताया था। उस विद्रोह ने एक तरह से विश्व भर में समाजवाद की शुरुआत की, जिसकी चरम परिणति थी 1917 की रूसी क्रांति, जहां सर्वहारा वर्ग का शासन स्थापित हो गया। अगले आ रहे हैं शिक्षा संबंधी सुधार। क्रांति से पहले फ्रांस में जो शिक्षा है वो चर्च के अधीन थी और उसके बिल्कुल नियंत्रण में थी। इस क्रांति के बाद शिक्षा का मजहबी स्वरूप बदल दिया गया और इसे मानवतावादी बनाया गया। शिक्षा में अब धर्म की जगह अनुशासन और राष्ट्रीयता, इसको सबसे ज़्यादा महत्व देने का प्रयास किया गया। क्रांति का जो सबसे महत्वपूर्ण परिणामों में से है, जो पूरी दुनिया में नारे फैले, वो थे स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व। ये नारे न सिर्फ फ्रांस बल्कि पूरे यूरोप और कहीं न कहीं जाकर के पूरे विश्व को प्रभावित करने लग गए। भाषण, लेखन, संपत्ति अधिकार की सुरक्षा, राजनीतिक दल बनाने की आज़ादी, समान अवसर, योग्यता को महत्व और कानून के समक्ष समानता, ये स्थापित की गई। जनता के बीच में भाईचारे और सहयोग की भावना से राष्ट्रीयता की नींव मजबूत की गई। अगला बिंदु है राजतंत्र की समाप्ति। फ्रांसीसी क्रांति ने देश का भविष्य और वर्तमान दोनों ही जनता में निहित कर दिए। फ्रांसीसी क्रांतिकारियों ने यूरोप के जो जितने भी निरंकुश राज्य थे उन सबके विरुद्ध वहाँ की जनता को इकट्ठा होकर विरोध करने की हिम्मत दी और यही राष्ट्रों का भौगोलिक परिदृश्य बदलने का आरंभ बिंदु था। पहले फ्रांस की जो ताकत थी वो फ्रांस के राजा में थी, अब वो शक्ति राजा में नहीं होकर के नागरिकों के समूह में निहित हो गई। फ्रांसीसी क्रांति में एक नया झंडा तिरंगा चुना गया। एस्टेट जनरल की जगह नेशनल असेंबली ने ले ली, जो कि देश के सक्रिय नागरिकों का प्रतिनिधित्व करती थी। सेना अब राजा की रक्षा के लिए नहीं होकर देश की रक्षा का दायित्व संभालने वाली थी और जनता में सबसे बड़ी चीज़ देश के प्रति शहीद होने की भावना पैदा हो गई। महिलाओं पर भी इस क्रांति का प्रभाव पड़ा। लड़कियों के लिए सरकारी स्कूल खोल दिए गए, उन्हें ट्रेनिंग दी गई, व्यावसायिक प्रशिक्षण दिया गया, उन्हें मर्जी के बिना विवाह नहीं करवाने का अधिकार दिया गया। तलाक प्राप्त करने के लिए औरतें भी अब पुरुषों की तरह समान थी। इस तरह से फ्रांसीसी क्रांति ने स्वतंत्रता, समानता, न्याय, गणतंत्र, इन सबको
पूरी दुनिया के सामने फैलाया, सामंती व्यवस्था का अंत किया, एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र, धर्मनिरपेक्ष शिक्षा का आदर्श पूरी दुनिया के सामने रखा। और इन्हीं परिणामों के कारण फ्रांसीसी क्रांति का विश्व के इतिहास पर अभूतपूर्व प्रभाव पड़ा है। दुनिया में शायद ही ऐसी कोई घटना होगी जिसने इतना अधिक आने वाले पीढ़ियों को, आने वाले विश्व को प्रभावित किया था। इतना कहकर ही अपने शब्दों को मैं यहीं समाप्त करती हूँ। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।